अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए ये केस है जो मैंने मेरे अंडर केयर ये एडमिट हुआ था जिस दिन मैं ऑन कॉल थी। ठीक है, तो डॉक्टर ज़ेबा ऑन कॉल करके मैंने डाल दिया और केस नंबर मैं कंफर्म कर लूँगी कौन सा है। ठीक है, अभी मैंने देखा नहीं है। तो ये आप देखें कि a 25-year-old male presented in the emergency department with nausea, vomiting and abdominal pain since 2 days. He was known diabetic since 8 years, no history of asthma or hypertension. On examination, he was confused. BP was 120 by 80 millimeter of mercury, pulse was 120 per minute, respiratory rate 20 breaths per minute with fruity smell of breath. Temperature was 100 degree Fahrenheit. Chest was clear with normal vesicular breathing. Abdomen was tender in the epigastrium. Cardiovascular examination was normal except tachycardia. Central nervous examination revealed GCS 14 by 15. Confused था वो ज़रा, ठीक है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो रहा था उसका। अच्छा, अब आपको पूरा ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि यंग पेशेंट है, पहले से डायबिटिक है वो, और इमरजेंसी में आ गया। नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो रहा था उसको 2 दिन से, और 8 ईयर से उसको डायबिटीज़ है। ठीक है, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज है। 120/80 ब्लड प्रेशर था, पल्स उसकी फास्ट थी 120 पर मिनट। ठीक है, फ्रूटी स्मेल ऑफ ब्रेथ थी उसकी, यानी कीटोटिक। ठीक है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उसको हुआ है, कंफ्यूज स्टेट में आया था। अब इन्वेस्टिगेशंस कराई तो रैंडम ब्लड शुगर वाज 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सोडियम 134 मिलीक्वेलन पर लीटर, पोटेशियम 3.4 मिलीक्वेलन पर लीटर, क्लोराइड 99, बाइकार्बोनेट 15. ABGs showed pH 7.2, LFTs were normal, serum amylase and lipase normal, urine TR showed numerous pus cells and ketones with glucose, 4 positive ketones, ultrasound abdomen जो लेटर हमने कराया था वो नॉर्मल था। अच्छा, अब इसमें आपने देख लिया, पहले अब क्या करेंगे हम, पहले तो आप कंफर्म करेंगे ना डायग्नोसिस को। तो हाई एनाइन गैप किस तरह से निकालते हैं, सोडियम पहले क्लोराइड और बाइकार्बोनेट ऐड कर दें, उसमें से सोडियम को माइनस कर दें। ठीक है, अगर 12 से ज़्यादा हैगा तो हाई एनाइन गैप एसिडोसिस होगा। ठीक है, तो इसका तकरीबन आ रहा था 19 इसका, अगर आप इसमें से निकालें, मैंने उसमें लिखा नहीं है लेकिन। अच्छा, और हाई ऑस्मोलैरिटी वो कैसे निकालेंगे, ऑस्मोलैरिटी जो कैलकुलेटेड है ना वो होती है 2 सोडियम प्लस BUN डिवाइडेड बाय 18, और फिर होता है उसका ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 18, BUN डिवाइडेड बाय 18 और BUN ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 2.8। तो फिर इसकी निकल आई थी 325 निकली थी, अगर आप कैलकुलेट भी ख़ुद भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ABGs की मैं तस्वीर लेना भूल गई थी, तो pH सिर्फ मुझे याद है 7.2 थी और बाइकार्बोनेट इसका 15 था। सही है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कंफर्म कर लेना है। तो कंफर्म हो गई डायग्नोसिस हमारी। नंबर 1, कंफर्म डायग्नोसिस बाय इंक्रीज सीरम ग्लूकोज, इंक्रीज सीरम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब सही ये होता है, हम तो यूरिन में कीटोन बॉडीज़ कर लेते हैं, यानी एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट जो है वो आप करेक्टली ब्लड में मेजर करवा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, एडमिट टू द हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर सेटिंग फॉर सीवियर DKA। फिर तीसरा क्या है, असेस करें उसको, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें आप पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट देखें, एसिड बेस स्टेटस देखें, pH कितनी है, बाइकार्बोनेट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, रीनल फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन एंड यूरिन आउटपुट, ये सब आपने देखना है। ठीक है, अब क्लासीफाई कर लेते हैं हम बेस्ड ऑन द लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन। DKA कैन बी क्लासीफाइड एज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड क्या होता है, pH अगर 7.25 से 7.3 हो, सीरम बाइकार्बोनेट 15 to 18 मिलीक्वेलन पर लीटर हो और मेंटल स्टेटस नॉर्मल हो। ठीक है, तो ये होता है माइल्ड। मॉडरेट क्या होता है, 7.0 से 7.25, सीरम बाइकार्बोनेट 10 to 15, माइल्ड भी रिड्यूस मेंटल स्टेटस। ठीक है, तो हमारा 7.2 था तो, और उसको रिड्यूस मेंटल स्टेटस भी था, तो मॉडरेट हो गया DKA। सीवियर DKA में क्या होगा,
pH लेस देन 7 होगी, सीरम बाइकार्बोनेट 10 to 15 होंगे, और रिड्यूस मेंटल स्टेटस और कोमा भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे तो बुक में लिखा हुआ है कि सीवियर डीके में तो आप सीधा सीधा आईसीयू में करेंगे, माइल्ड को आप हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं तो सारे ही पेशेंट को जो है वो आईसीयू में ही करती हूँ। ठीक है, अच्छा पैथोफिजियोलॉजी क्या है, थोड़ा सा आप इसको भी समझ लीजिए कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रिजल्ट्स फ्रॉम रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कंबाइंड विद एक्सेस ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन जो ग्लूकागॉन है, कैटेकोलामीन्स हैं, कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन। द डिक्रीज रेशियो ऑफ इंसुलिन टू ग्लूकागॉन promotes gluconeogenesis, glycogenolysis and ketone bodies formation in the liver as well as increased substrate delivery from fat and muscle यानी कि free fatty acids and amino acid to the liver. Ketosis results from marked increase in the free fatty acid from the adipocyte with the resulting shift toward ketone biosynthesis in the liver. Reduced insulin levels in combination with elevation in catecholamine and growth hormone also increase lipolysis and release of free fatty acid. ये सारे हार्मोन्स जो हैं जो काउंटर रेगुलेटरी है, ग्लूकागॉन है, ये सब जो है ना लाइपोलिसिस इंक्रीज़ करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस करते हैं, फ्री फैटी एसिड्स बनाते हैं। मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, साइटोकाइंस, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स आर एलिवेटेड इन बोथ डीके एंड हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। अब ट्रीटमेंट देखें, असल चीज़ ये है कि माइल्ड कीटोएसिडोसिस अगर होता है ना तो पेशेंट चलता हुआ भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको, अगर आपने सारी चीज़ें असेस करी हैं और उसको कीटोन बॉडीज़ प्लस शुगर प्लस यूरिन में आ रहा है और जो है उसको आप फिर भी चलता हुआ भी आएगा अगर पेशेंट, तो आप उसको दाखिल करेंगे आईसीयू में। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहले रिप्लेस फ्लूइड 2 to 3 liters ऑफ 0.9 सलाइन और रिंगर्स लैक्टेट ओवर 1 to 3 hours 10 to 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर आवर इसको करेंगे आप। सब्सिक्वेंटली 0.45 सलाइन एट 250 to 500 मिलीलीटर पर आवर चेंज टू 5 to 10% डेक्सट्रोज एंड 0.45% सलाइन और रिंगर्स एट 120 to 250 मिलीलीटर पर आवर व्हेन ब्लड ग्लूकोज रीचेस 250 अगर हो गया तो फिर आप इसको डेक्सट्रोज 0.45% सलाइन से चेंज कर देंगे। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यूग्लाइसेमिक डीके यानी कि ब्लड शुगर इतना बढ़ा हुआ नहीं है, कीटोन बॉडीज़ बन रही हैं, तो उसमें क्या होता है ज़्यादातर SGLT2 इनहिबिटर्स जो है ना वो अगर पेशेंट ले रहा हो तो उसमें यूग्लाइसेमिक डीके हो सकता है। स्टार्ट 5% 10% डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन एंड इंसुलिन ट्रीटमेंट व्हेन 0.9% सलाइन स्टार्टेड एडजस्ट डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन। दूसरा क्या करेंगे आप सबसे पहले तो आपने फ्लूइड रिप्लेस करना शुरू कर दिया, फिर आप करेंगे एडमिनिस्टर शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन IV बोलस देंगे, कितना 0.1 यूनिट पर किलोग्राम दे देंगे उसको। ठीक है, अगर 70 kg का है तो तकरीबन 7 यूनिट बन रहा है। ठीक है, तो वो आप IV दे दें बोलस में, देन 0.1 यूनिट पर किलोग्राम पर आवर देंगे बाय कंटिन्यूस IV इन्फ्यूजन। इंक्रीज 2 to 3 folds इफ़ नो रिस्पॉन्स बाय 2 to 4 hours। बिल्कुल भी कम नहीं हुआ अगर 400 से 4 घंटे तक, तो आप उसको डबल से ट्रिपल कर सकते हैं डोज को। In mild to moderate DKA, subcutaneous rapid acting insulin may be used with close monitoring, 0.1 unit per kilogram rapid acting insulin analog subcutaneously and then 0.1 unit per kilogram every 1 hour और 0.2 units per kilogram every 2 hour। यानी कि अगर जो है माइल्ड टू मॉडरेट है तो आप उसको फिर सबक्यूटेनियस इंसुलिन से रैपिड जो एक्टिंग होती है ना ग्लूलीजीन, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, Continue insulin treatment and 5% or 10% dextrose infusion to prevent hypoglycemia. If the initial serum potassium is less than 3.3 milliequivalent per liter, do not administer insulin until the potassium is corrected. ठीक है, फिर आप उसको पहले पोटेशियम को करेक्ट करें फिर इंसुलिन देना शुरू करें। हमारा था 3.4 था, लेस दैन 3.3 इसने कहा है। नंबर 3 आप क्या करेंगे, आप असेस करें। फ्लूइड रिप्लेसमेंट शुरू कर दिया आपने
सब वो आईवी इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन शुरू कर दिया बस एज द पेशेंट। व्हाट प्रेसिपिटेटेड द एपिसोड, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर करें ना, या तो कोई उसको नॉन कंप्लायंस होगी, तो हमारे पेशेंट जो है उसने 1-2 दिन इंसुलिन नहीं लिया, और इन्फेक्शन इसको आप देखें यूटीआई हुआ हुआ है इसको, ठीक है, मेरे पेशेंट को तो यूटीआई हुआ हुआ था उसको। अब देखें नॉन कंप्लायंस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन, कोकेन यूज, जो भी इस तरह की कोई एपिसोड होगी तो वो इनिशिएटिंग या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है टीके का। इनिशिएट अप्रोप्रिएट वर्कअप फॉर प्रेसिपिटेटिंग इवेंट, कल्चर्स, एक्सरेज, ईसीजी सब करवा लीजिए, ठीक है। तो हमने यूरिन कल्चर भेज दिया, ब्लड कल्चर, बुखार था तो सारे उसके टेस्ट, डेंगू, मलेरिया, ये सब भेज दिए, ठीक है। उसके बाद आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक करा लेंगे। अच्छा, कभी कभार पेशेंट को सीवियर मतलब एब्डोमिनल पेन के साथ आता है ना, डीके का पेशेंट, तो इतना सीवियर होता है, एक्यूट एब्डोमेन लग रहा होता है, और लग रहा होता है या तो कोई विस्कस रप्चर हो गया है या फिर पैनक्रियाटाइटिस हुआ हुआ है, तो आप अमाइलेज कराते हैं। और अमाइलेज जो है वो डीके में स्लाइवरी अमाइलेज बढ़ जाता है, तो आपको अगर डायग्नोज करना है तो लाइपेज सही होता है, लाइपेज करा के देख लें तो वो सब नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। यानी कि पेशेंट को डीके है। एक मैं बड़ा अच्छा उसमें देख रही थी कि डीके में जो है एब्डोमिनल पेन क्यों होता है, तो देखें उसका वो ये मैकेनिज़्म बता रहे थे कि क्योंकि हाइपोटेंशन हो जाता है, वॉल्यूम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, और इतना ग्लूकोज की जो डायूरेसिस हो रही है तो उसकी वजह से वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में, और पेशेंट को जो है वो हो जाता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की वजह से ब्लड सप्लाई हर जगह की कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की है ना, तो इन्फेक्शन टाइप का ये दर्द हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए पेशेंट डीके का जो है वो प्रेजेंट होता है, हो सकता है एब्डोमिनल पेन के साथ, सही है। तो उसकी सब जगह की जो है विसरा की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है हाइपोटेंशन की वजह से। 4, आप मेजर करेंगे ब्लड ग्लूकोज एवरी 1 to 2 आवर, मेजर इलेक्ट्रोलाइट, potassium bicarbonate, phosphate and anion gap every 4 hours for 24 hours. Monitor blood pressure, pulse, respiration, mental status, fluid intake and output every 1 to 4 hour. ठीक है, तो ये आईसीयू में ही हो सकता है। नंबर 6, रिप्लेस पोटेशियम इफ ईसीजी, यूरिन फ्लो एंड क्रिएटिनिन आर नॉर्मल, ठीक है। If potassium is less than 3 millimole per liter, administer 10 to 20 millimole per liter in each liter of IV fluid until potassium is more than 3.5 millimole per liter। मतलब ये कि पेशेंट जब शुरू में आता है उसको इतनी डिहाइड्रेशन होती है, इतना उसको फ्लूइड लॉस होता है कि उसका इनिशियल पोटेशियम जो है आपको नॉर्मल मिल सकता है, लेकिन जब आप रिप्लेस करना शुरू करते हैं ना फ्लूइड, तो फिर पोटेशियम कम होने लगता है। If potassium is 3.5 to 5 millimole per liter, administer 10 to 12 millimole per liter in each liter of IV fluid to keep serum potassium 4 to 5 millimole per liter. If potassium is more than 5, start insulin but hold potassium. Recheck potassium every 2 hours to determine when to start potassium replacement. Number 7, continue above until patient stable. Glucose goal is 150 to 200 milligram per deciliter. Normal plasma ketones and pH and bicarbonate more than 18 millimole per liter. ठीक है, तो 150 से 200 तक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, प्लाज्मा कीटोन, यूरिनिक कीटोन नेगेटिव हो जाए, पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाए 7.4 एंड बाइकार्बोनेट जो है वो मोर देन 18 हो जाए। हमारे पेशेंट को 15 हुए थे, ठीक है। 8, क्या करेंगे आप, इंसुलिन इन्फ्यूजन में भी डिक्रीज टू 0.02 to 0.1 यूनिट पर किलोग्राम पर आवर। रेजोल्यूशन ऑफ यूग्लाइसेमिक डीके शुड बी बेस्ड ऑन बाइकार्बोनेट नॉट बाई ग्लूकोज करेक्शन, ठीक है। तो उसमें बाइकार्बोनेट के ऊपर आप तवज्जो देंगे क्योंकि वो यूग्लाइसेमिक होता है, ठीक है, अगर यूग्लाइसेमिक डीके है तो। 9, administer long acting insulin as soon as patient is eating. Allow 2 to 4 hour overlap in insulin infusion and subcutaneous long acting insulin injections, ठीक है। तो मेरा पेशेंट तीसरे दिन बहुत बेहतर हो गया था, तो उसको फिर जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन थी वो फिर हमने देना शुरू कर दी। उसको आप
इनिशियल 1 to 2 आवर्स जो है ना वो कर लिया करें, 2 to 4 आवर्स ओवरलैप विद दी इंसुलिन इन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये मैंने रेफरेंस हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन 22nd एडिशन 2025 से लिया हुआ है। ठीक है, अब आप लोग प्लीज़ मुझे लिख दीजिएगा, पिछला भी जो मेरा था एक डिस्कशन लास्ट पास्ट FCPS2 के जो पेपर्स थे, थ्योरी पेपर, उनमें से मैंने किया था। तो जिसने भी मुझे अप्रिशिएट किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इसी तरह से प्लीज़ कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़।